तो नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 5 जो कि है कोशिका, एक बायोलॉजी का चैप्टर है। ठीक है, तो पूरा अच्छे से समझेंगे तो वीडियो को पूरा देखना। तो ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। और यदि आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोशिका। तो देखो कोशिका क्या होती है। ठीक है, तो देखो शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। मतलब हमारा जितना भी शरीर बना हुआ है वो सब कोशिका से बना हुआ है। ठीक है, मान लो कि देखो एक ईंटा से एक ईंटा के ऊपर ईंटा के ऊपर ईंटा के ऊपर ऐसे ईंटा के ऊपर ईंटा को जोड़ जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। उसी तरह कोशिका से हमारा शरीर बना पड़ा है। ठीक है, ये सभी सजीवों की मूलभूत इकाई है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक कोशिका उत्तक, कोशिका से क्या बना, उत्तक बना, उत्तक से क्या बना, अंग बना, अंग से क्या बना, शारीरिक तंत्र बना, और शारीरिक तंत्र से क्या बना, शरीर बना। ठीक, आइए समझ में। अब देखो यहाँ पे कोशिका के संरचनात्मक इकाई है। कोशिका क्या है, एक संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, तो देखो कि यहाँ पे एक भवन को बनाने के लिए एक संरचनात्मक इकाई का काम करती है। ठीक है, जैसे हम लोग एक भवन यानी कि जो भी हम लोग घर बनाते हैं तो ईंटा को, सीमेंट को, बालू को जोड़ जोड़ के ना बनाते हैं। तो वही बोल रहा है कि शरीर भी जैसे बना हुआ है, शरीर की जैसे रचना हुआ है वो भी एक कोशिका से ही हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार किसी भी सजीव का शरीर निर्माण भी कोशिकाएं मिलकर बनती है। ठीक, आगे समझ में। तो देखो अब है कि कोशिका एक क्रियात्मक इकाई है। कोशिका एक क्या है, क्रियात्मक इकाई है। तो कैसे, शरीर के सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर होते हैं। मतलब शरीर का भी जितना भी कार्य होता है वो सभी कोशिकीय के स्तर पर होते हैं। ठीक है, इसीलिए यह शरीर का क्रियात्मक इकाई है। ठीक, आगे समझ में। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि कोशिका की खोज। तो देखो कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। ठीक है, किसने लगाया था, और रॉबर्ट हुक ने 1665 में लगाया था। और रोवन ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया था। यानी कि एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा कि केंद्रक का पता किसने लगाया था तो रॉबर्ट ब्राउन ने लगाया था। तो कब लगाया था, 1831 में लगाया था। ठीक, और कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी, 1665 में की थी। ठीक है दोस्त, आगे समझ में। अब हम लोग बढ़ते हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे कोशिका सिद्धांत। तो देखो इस सिद्धांत को सर्वप्रथम वैज्ञानिक एम स्लेडन 1833 में तथा टी स्वान 1839 ने बताया। ठीक, तो इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने बताया था, तो एम स्लेडन ने बताया था। कब बताया था, 1833 में। ठीक, और टी स्वान 1839 में बताया था। यानी कि टोटल 2 वैज्ञानिक थे। अब हम लोग देखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार। तो इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं। यानी कि इस जो सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, एक एम स्टिल्डन ने दिया था और एक टी स्वान ने दिया था। तो उसके अनुसार जितने भी पेड़ है, पौधे हैं, जंतु है, उसके अनुसार कोशिकाओं से सारे बने हुए हैं। ठीक है, जो कि जीवन की मूलभूत इकाई है। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। आगे समझ में। अब हम लोग देखते हैं कोशिका के आधार पर जीवों का प्रकार। कोशिका के आधार पर कितने जीव के प्रकार होते हैं। ठीक, तो देखो कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से, एक है, देखो दिख रहा है ना। तो कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के हैं, एक कोशिकीय जीव और एक है बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव और दूसरा है बहुकोशिकीय जीव। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक कोशिकीय जीव के बारे में।
तो एक कोशिका से बने जीव को एक कोशिकीय जीव कहते हैं। मतलब कि जो जीव एक ही कोशिका से बना है उसको हम एक कोशिकीय जीव कहेंगे, ठीक। जैसे अमीबा, तो अमीबा जो है वो एक ही कोशिका से बना हुआ है, ठीक है। पैरामीशियम भी एक ही कोशिका से बना हुआ है। बैक्टीरिया भी एक ही कोशिका से बना हुआ है, ठीक। आगे समझ में। अब देखो कि बहुकोशिकीय जीव, तो जिन जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो देखो ऐसा जीव जो कि एक कोशिका नहीं बल्कि बहुत सारे कोशिका मिलकर बने होते हैं उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे फंजाई, कवक, पादप, मनुष्य। जैसे हम लोग जो है, हम लोग के पास एक कोशिका नहीं है, बहुत सारे कोशिका है, ठीक है। और ये फंजाई भी है, यानी कि जिसको हम कवक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला। तो कुछ याद करने योग्य बातें देखो। शरीर के विभिन्न अंग में कार्य करने के लिए विभिन्न एक विशिष्ट कोशिकाएं होती है, ठीक है। तो हम लोग का जो शरीर काम करता है, मान लो कि देखो ये उंगली, तो ये उंगली जो हम ऐसे मुट्ठी बांधते हैं या फिर ऐसे खोलते हैं, तो इसमें भी एक कोशिका का ही काम है, ठीक है। तो ये बात बोल रहा है यहाँ पे, विभिन्न एक विशिष्ट कोशिकाएं होती है, शरीर जो अंग हमारा काम करता है। अब देखो यहाँ पे है कि कुछ कोशिकाएं अपनी आकार बदलती रहती है, जैसे कि अमीबा, ठीक है। तो अमीबा जो है वो अपनी आकार बदलते रहती है, एक कोशिका है, ठीक है। और है कि और कुछ जीव में कोशिका का आकार बदलते रहता है, जैसे तंत्रिका कोशिका, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं मानव शरीर में पाए जाने वाली कोशिका। तो देखो कि मानव शरीर में कितने प्रकार के कोशिका को पाए जाते हैं। तो देखो सबसे पहला है तंत्रिका कोशिका, ठीक है। और दूसरा में है रुधिर कोशिका, तीसरा में है वसा कोशिका, अस्थि कोशिका, चिकनी पेशी कोशिका और जनन कोशिका, ठीक। तो ये सभी जितने भी कोशिका है सभी हम लोग के शरीर में पाए जाते हैं, ठीक। आगे समझ में। और आगे देखते हैं हम लोग, अगला है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर बताइए। तो देखो सबसे पहला है पादप कोशिका, तो इसमें कोशिका भित्ति होती है। तो पादप कोशिका में क्या होती है, पादप भित्ति होती है, ठीक है। इसमें कोशिका भित्ति होती है। और जंतु कोशिका में क्या होता है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक। इसमें क्या होती है, जंतु कोशिका नहीं होती है। दूसरा पॉइंट है इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। पादप कोशिका में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। और जंतु कोशिका में क्या होता है, इसमें नहीं होता है, यानी कि इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। किसमें, जंतु कोशिका में। तीसरा पॉइंट है इसमें हरित लवक उपस्थित होते हैं। इसमें पादप कोशिका में जो होता है उसमें हरित लवक उपस्थित होता है। और जंतु कोशिका में इसमें हरित लवक अनुपस्थित रहता है, यानी कि हरित लवक नहीं रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट है ये प्रायः बड़े आकार की होती है। मतलब कि पादप कोशिका जो है वो बड़े आकार वाली होती है, ठीक। और जंतु कोशिका होती है वो छोटे आकार वाली होती है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि पादप कोशिका का आकार निश्चित होता है, यानी कि जो पादप कोशिका है, मतलब कि जो पादप कोशिका है उसका आकार जो होता है वो निश्चित होता है, ठीक है। और जंतु कोशिका है इसका आकार अनिश्चित होता है, यानी कि जंतु कोशिका कभी बढ़ता है, कभी छोटा होता है, कभी बड़ा भी हो सकता है, ठीक। आगे समझ में। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कोशिका के भाग। तो कोशिका के मुख्य दो भाग होते हैं। कोशिका के कितने भाग होते हैं, दो भाग। कौन कौन से, कोशिका झिल्ली और जीतद्रव।
तो सबसे और जी द्रव में भी एक केंद्र होता है और एक कोशिका द्रव होता है। ठीक है, तब हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कोशिका झिल्ली को। तो कोशिका के चारों ओर एक पतली परत पाई जाती है। ठीक है, तो जो कोशिका रहता है उसके चारों ओर एक पतली सी परत पाई जाती है जो लिपिड तथा प्रोटीन की परतों से बनी होती है। तो वो जो पतली परत पाई जाती है वो किससे बनी होती है? ये लिपिड से या फिर प्रोटीन से। ठीक है, आगे समझ में। अब आगे देखते हैं कि अगला है कि यह कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। मतलब कि जो कोशिका के घटक है वो बाहरी पर्यावरण से क्या करता है? अलग करता है। यह कोशिका को आकार प्रदान करता है। मतलब कि जो बाहरी परत है वो कोशिका को एक आकार प्रदान करता है। ठीक है, जी द्रव को सुरक्षित रखती है और ये जो बाहरी परत पाई जाती है पतली सी जिससे प्रोटीन की वो बनी रहती है वो सुरक्षित रखती है। जी द्रव को क्या रखता है? सुरक्षित रखता है। ठीक है, आगे देखो, कोशिका झिल्ली का लचीलापन बाहरी पर्यावरण से अपना भोजन या अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है। कोशिका झिल्ली को वर्णनात्मक वर्गाम्य भी कहते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली को और क्या कहा जाता है? तो वर्णनात्मक पारगम्य भी। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट था। अगला प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो देखो, अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रक झिल्ली की उपस्थिति के आधार पर कोशिका के प्रकार। ठीक है, तो कोशिका के कितने प्रकार? तो सबसे पहले है प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा में यूकैरियोटिक कोशिका। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो देखो, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जीवाणुओं जैसे कि बैक्टीरिया में पाई जाती है। तो देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहाँ पे रहता है? बैक्टीरिया में रहता है। ठीक है, आगे समझ में। अगला देखो, यूकैरियोटिक कोशिका। तो जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उन्हें यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, जैसे कि शैवाल और अन्य सभी बहुकोशिकीय एवं कोशिका। ठीक है, तो यूकैरियोटिक कोशिका कहाँ पाया जाता है? शैवालों में पाया जाता है। शैवाल का मतलब आप लोग देखे होंगे कभी भी तालाब या फिर नदी, तो जो हरा हरा जम जाता है। ठीक है, तो नदी में आप लोग कभी देखे होंगे पत्थर में रहता है वो हरा हरा चीज, तो उसी को हम लोग शैवाल कहते हैं। ठीक है, अगला देखो, जीव द्रव। तो जीव द्रव है कोशिका झिल्ली के अनद वाले पदार्थ को जीव द्रव कहते हैं। ठीक है, जीव द्रव के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है केंद्रक, एक होता है कोशिका द्रव। तो दोनों को बारीकी से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक को। तो केंद्रक, तो प्रत्येक कोशिका के मध्य में स्थित गोलाकार संरचना के केंद्रक कहा जाता है। तो जो एक कोशिका रहता है, ठीक है, तो उसके अंदर में जो एक गोलाकार संरचना बना होता है उसे केंद्रक कहा जाता है। ठीक है, यह कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। कौन? केंद्रक। तो केंद्रक जो होता है वो कोशिका का सभी कार्य क्या करता है? कंट्रोल में करता है। ठीक है, केंद्रक के भाग। तो केंद्रक के कितने भाग हैं? तो देखो, एक है केंद्रक झिल्ली और दूसरा है गुणसूत्र और तीसरा है क्रोमेटिन। ठीक है, तीन भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे केंद्रक कोशिका। ठीक है, आप लोग नोट्स बना लीजिए दोस्तों, ठीक है, बहुत फायदेमंद होगा नोट्स बनाने से। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और लिखिए जैसे मैं लिखा हूँ। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं।
और समझते हैं। देखो केंद्रक कोशिका, तो केंद्रक कोशिका क्या है? तो देखो केंद्रक के चारों ओर दोहरी परत केंद्रक झिल्ली कहलाती है। जो केंद्रक के चारों ओर रहती है दोहरी परत, उसे क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। तो केंद्रक जो झिल्ली रहता है उसमें बहुत ही छोटे छोटे क्या रहते हैं? छिद्र रहते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव केंद्रक के बाहर जा जाता है, यानी कि जा पाता है, ठीक है। अगला देखो गुणसूत्र। तो गुणसूत्र एक छाड़ाकार मतलब कि छाड़ाकार संरचना होती है। छाड़ाकार का मीन्स होता है एक छड़नुमाकार, यानी कि जो छड़ रहता है, ठीक है, जिसमें घर बनने वाला छड़ कभी देखे होंगे आप लोग, तो वही। तो गुणसूत्र जो होता है छड़नुमाकार संरचना होती है जो कोशिका की केंद्रक में पाया जाता है। तो ये गुणसूत्र कहाँ पे पाया जाता है? कोशिका के केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ये कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। तो जब कोशिका विभाजन होता है तब गुणसूत्र दिखाई देते हैं, ठीक है। अब देखो क्रोमेटिन। तो क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं की एक पिंड होता है। तो क्रोमेटिन कैसा होता है? एक धागे की तरह दिखता है, ठीक है, धागे की तरह दिखता है। कौन? क्रोमेटिन। जब कभी भी कोशिका विभाजन होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाती है, ठीक है। अगला देखते हैं कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव देखो क्या है? तो कोशिका की वह बड़ा क्षेत्र जो कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है, तो तथा एक विशेष प्रकार के तरल पदार्थ से भरा रहता है, उसे कोशिका द्रव कहते हैं। तो कोशिका द्रव कहाँ पे रहता है? एक बड़ा सा क्षेत्र में कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है, ठीक है, कोशिका द्रव। तो कोशिका के इसी भाग को क्या कहते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका के इसी भाग में क्या पाया जाता है? कोशिकांग, ठीक है। आगे देखते हैं कोशिकांग। तो प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव में अनेक छोटे छोटे कोशिका के विशिष्ट घटक पाए जाते हैं जो कोशिका के लिए कार्य करते हैं, उन्हें कोशिकांग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, जैसे कि क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगला देखो अंतर्द्रवी झिल्लिका। तो ये झिल्ली युक्त नलिकाओं में बड़ा तंत्र है, ठीक है। क्या है? एक बड़ा तंत्र है। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है खुरदरी अंतर्द्रवी झिल्लिका यानी कि RER, और दूसरा होता है चिकनी अंतर्द्रवी झिल्लिका यानी कि SER, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी उपकरण। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो देखो सबसे पहले इसकी जानकारी कैमिलो गोल्की नामक वैज्ञानिक ने दी। ये थैली नुमा या चपटी झिल्ली जैसा होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? ये थैली नुमा होता है, थैले की तरह होता है, वो चपटी रहती है, बहुत ही ज्यादा चपटी रहती है, ठीक है। आगे समझ में। अब देखते हैं अगला गोल्जी उपकरण का कार्य। देखो कि गोल्जी जो होता है उसका क्या क्या कार्य करता है। तो सबसे पहला है कि गोल्जी उपकरण में सामान्य शर्करा से जटिल शर्करा बनाती है। तो गोल्जी उपकरण में सामान्य शर्करा से कैसा बनाती है? सामान्य शर्करा से एक जटिल शर्करा बना देती है, ठीक है, गोल्जी, ठीक है। आगे समझ में। अगला है इसके द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। किसके द्वारा? एक गोल्जी के द्वारा क्या बनाया जाता है? लाइसोसोम को भी बनाया जाता है, ठीक। तीसरा है कि शुक्राणुओं का अगले भाग का निर्माण करता है। इस शुक्राणु का भी निर्माण करता है, ठीक है, गोल्जी। चौथा पॉइंट है कि इसमें प्रोटीन तथा वसा का भंडारण होता है, और प्रोटीन और वसा इसमें भरपूर मात्रा में रहते गोल्जी में, ठीक है। अगला है
यह कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। तो कोशिका भित्ति का निर्माण कौन करता है? गोल्गी उपकरण करता है। आगे समझ में। अब हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम। तो देखो, राइबोसोम कोशिका द्रव में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले गोल आकृति की संरचना होती है। ये कोशिका द्रव में मुक्त रूप से कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। ठीक है, तो राइबोसोम जो होता है कोशिका द्रव में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी कि एकदम फ्री, गोल गोल आकृति रहता है। राइबोसोम का एक गोल गोल आकृति रहता है। ठीक है, और ये कोशिका द्रव में क्या करता है? पूरा बिखरा पड़ा हुआ रहता है। अंतर द्रव जलिका की खुरदरी सतह पर चिपके रहते हैं। और ये राइबोसोम जो होता है ये अंतर द्रव जो जलिका रहता है उसके वहाँ पे खुरदरी सतह रहता है, तो वहाँ पे चिपका हुआ रहता है। ठीक, तो राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। तो राइबोसोम को और क्या कहा जाता है? कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, क्योंकि यह प्रोटीन बनाता है इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम का कार्य। तो यह आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। यह एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण करता है। यह कोशिका के जैव रासायनिक क्रियाकलापों के लिए सतह प्रदान करता है। यानी कि यह आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। कौन? राइबोसोम। तो राइबोसोम कैसे बना हुआ रहता है? तो आरएनए का बना हुआ रहता है और प्रोटीन का बना हुआ रहता है। ठीक है, राइबोसोम यह एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये जो राइबोसोम है प्रोटीन का निर्माण कैसे करता है? एमिनो एसिड से। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे लाइसोसोम। तो लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपाटने का कार्य करता है, निपटाने का कार्य करता है। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या काम करता है? अपशिष्ट बाहर निकालने का काम करता है। यह झिल्ली में घिरी हुई संरचना है। तो ये जो झिल्ली रहता है उसमें पूरा घिरा हुआ रहता है लाइसोसोम। ठीक है, तो लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम में क्या होते हैं? बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने में सक्षम है। ठीक है, कोई सा भी कार्बनिक पदार्थ ये पचा देगा। कौन? लाइसोसोम। ठीक है, आगे देखते हैं कि लाइसोसोम को आत्मघाती का थैली भी कहा जाता है। आत्मघाती का मतलब हो गया कि वो अपने आप को भी खा लेता है। ठीक है, क्योंकि इनके शक्तिशाली एंजाइम अपने ही कोशिकाओं को पाचित कर देता है। यानी कि जो ये लाइसोसोम होता है इसको आत्मघाती का थैली कह सकते हैं, क्योंकि अपना जो कोशिका उत्पन्न करती है खुद खा लेता है। ठीक है, आगे समझ में। अब हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है एवं बाहरी झिल्ली मतलब कि भीतरी झिल्ली बहुत ही अधिक वलित होती है। यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाली होती है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है? तो ये सबसे पहला होता है कि दोहरी झिल्ली वाली होती है। ठीक है, और बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो बाहरी झिल्ली होता है वो छिद्रित होता है, यानी कि छेदा रहता है बाहरी झिल्ली में, एवं भीतरी झिल्ली बहुत ही अधिक वलित होती है, मतलब कि उसके कुछ वलित होते होंगे। यह श्वसन एंजाइम उत्पन्न करता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो भोजन से ऊर्जा बनाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? भोजन से ऊर्जा बनाना। हम लोग को ताकत कहाँ से आता है? यही माइटोकॉन्ड्रिया, हम लोग भोजन खाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? उसको ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य। तो यह एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। इसमें कोशिका के श्वसन के लिए एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? इसमें कोशिका के श्वसन के लिए एंजाइम होते हैं और यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये अपना प्रोटीन कैसे बनाता है? तो खुद बनाता है अपना प्रोटीन। ठीक है, अपना प्रोटीन कैसे बनाता है? खुद बना लेता है। और ये
यह एटीपी के रूप में अपना ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमें ऊर्जा कैसे देता है? एटीपी के रूप में। और कोशिका श्वसन के लिए एंजाइम होता है और यह अपना प्रोटीन स्वयं बना लेता है। ठीक है, कैसे बना लेता है? स्वयं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को आशा करते हैं कि पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।